हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स्ट्रा क्लास बाय मोहित। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमने पढ़ लिया है रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ अ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर और हमने पढ़ लिया है सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज। अब हम बात करेंगे मिरर्स कितने टाइप के होते हैं, हमें कौन से मिरर्स पढ़ने हैं और उन मिरर्स को लेकर कुछ बेसिक टर्म्स। तो वही स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर जो प्लेन है, सीधा है, बिल्कुल कर्व नहीं है। तो ऐसे मिरर, कोई भी ग्लास मिरर कब बनता है? जब हम उसकी एक साइड को पॉलिश कर दे और पेंट कर दे, जिससे कि क्या हो, दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग हो जाए। मैंने इस साइड को पॉलिश और पेंट कर रखा है, ये वाली साइड रिफ्लेक्टेड है। मैं कोई रे यहां से भेजूंगा तो वो रिफ्लेक्शन की लॉ फॉलो करती हुई ऐसे करके डेविएट होगी इधर उधर, ओके, बाउंस बैक हो गई। और एक टाइप के मिरर्स होते हैं कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर, जो मिरर्स कर्व्ड होते हैं, जो मिरर कर्व होते हैं, सीधे नहीं होते, उनको कहते हैं कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर, ओके स्टूडेंट्स। और कुछ खास टाइप के मोस्ट कॉमनली यूज कर्व्ड मिरर होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, और हमें भी स्फेरिकल मिरर्स पढ़ने हैं स्टूडेंट्स। स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं अगेन, एक होता है कॉनकेव, कॉनकेव, और एक होता है कॉन्वेक्स। एक कॉनकेव मिरर्स, एक कॉन्वेक्स मिरर। अब स्फेरिकल मिरर है तो ये जरूर किसी स्फेयर से निकाले होंगे, तो हम एक स्फेयर बना लेते हैं। मैंने 2D फिगर बनाया है, पर स्फेयर 3D फिगर होता है, ओके स्टूडेंट्स। सो यहां से मैंने इतना पार्ट कट किया, ओके, ये कर्व्ड है, ओके, और एक स्फेयर से निकला है, तो कैसा मिरर है? स्फेरिकल मिरर है। अब ये कर्व मैंने यहां पर बनाया और ये कर्व मैंने यहां पर भी बनाया, ओके स्टूडेंट्स। सो इन कर्व के साथ हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम इसका अंदर वाला पार्ट पॉलिश और पेंट कर दे, या फिर हम इसका बाहर वाला पार्ट पॉलिश और पेंट कर दे, ओके। पॉलिश कर दिया और पेंट कर दिया, जिससे क्या हुआ, अंदर वाली साइड कैसी बन गई? रिफ्लेक्टिंग बन गई। और दूसरी केस में मैंने क्या करा, मैंने अंदर वाले पार्ट को पॉलिश और पेंट कर दिया, जिससे क्या हुआ, बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग हो गई। अब आप देखिए स्टूडेंट्स कि जब अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग हो, जब केव वाली, गुफा वाली साइड रिफ्लेक्टिंग हो, तब कौन सा मिरर होता है? तब होता है कनकेव मिरर। और जब बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग हो, यानी बल्ज आउट वाली साइड रिफ्लेक्टिंग हो, उभरी हुई साइड रिफ्लेक्टिंग हो, तो कौन सा मिरर होता है? तो होता है कॉन्वेक्स मिरर। और कनकेव मिरर में जो धसी हुई साइड है, जो केव के अंदर है, अगर वो रिफ्लेक्टिंग है तो है कनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर आपको समझ आ गया होगा कि कनकेव मिरर में केव के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस और कॉन्वेक्स में बाहर वाली उभरी हुई साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके स्टूडेंट्स। सो अब ये जो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, जो बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स है, उनके कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो हमें सीखने हैं। आइए देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, पहले तो मैंने एक कर्व्ड मिरर बना लिया, ओके। अब ये कर्व्ड मिरर, ये स्फेरिकल मिरर एक स्फेयर से निकला होगा, तो वो स्फेयर भी हम बना लेते हैं। सपोज करो ये हमने स्फेयर बना लिया। अब इस स्फेयर का कोई सेंटर जरूर होगा, इस स्फेयर का कोई सेंटर जरूर होगा, बिल्कुल। जो मिरर होता है हमारा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उस मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट, उस मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट कहलाता है पोल। पोल, ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर, इस मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यानी कॉनकेव है, और इसमें बाहर वाला है यानी कॉन्वेक्स है। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, आधा ऊपर आधा नीचे, इसको कहते हैं पोल। पोल कहते हैं स्टूडेंट्स, पोल। मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल, और इसका भी जो मिड पॉइंट है वो भी क्या कहते हैं? पोल कहते हैं उसको। अब जो जिस स्फेयर का पार्ट है हमारा मिरर, जिस स्फेयर का पार्ट है हमारा स्फेरिकल मिरर, उस स्फेयर के सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान देंगे, जिस स्फेयर से हमने अपना स्फेरिकल मिरर निकाला है, जिस स्फेयर का पार्ट हमारा स्फेरिकल मिरर है, उसके सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मिरर के मिड पॉइंट को कहते हैं पोल, पोल ऑफ द मिरर, ओके स्टूडेंट्स। अब ये देखो, ये मिरर यहां पर है, इसका पोल ये रहा,
अब इस पोल को अगर हम इस सेंटर ऑफ कर्वेचर जोड़े तो क्या ये रेडियस नहीं है स्टूडेंट्स? इस स्फीयर का रेडियस नहीं है? तो इस लाइन को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इस लाइन को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये लाइन सिर्फ इतनी सी जो कि सी और पी को जोड़ती है, पीसी मैं आपके लिए लिख देता हूं स्टूडेंट्स। और जो एक लाइन पास करती हुई जाती है, ये तो एक लाइन सेगमेंट है ना, पीसी, पीसी लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो एक लाइन, जो कि लाइन कैसी होती है? इनफाइनाइट होती है। तो जो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से पास करती हुई जाती है, ऐसी लाइन को कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। पोल होता है मिरर का मिड पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है हमारा मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों पॉइंट को जोड़ती हुई जो लाइन होती है वो रेडियस होता है स्फीयर का, इसलिए उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एक लाइन पास करती हुई सी और पी से, वो कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस उसको। अब इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है, पीसी का रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है उसको कहते हैं फोकस, डिनोट करते हैं एफ से। उसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और क्या नाम है इसके? इसका नाम है फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट। और क्या नाम है? और इसका नाम है प्रिंसिपल फोकस। तीनों नाम। फोकस क्या होता है? अभी बेसिकली क्या है? फोकस क्या है? मिड पॉइंट है, पीसी का मिड पॉइंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट है। तो इससे हमें क्या रिलेशन पता लगता है स्टूडेंट्स? कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारा वो, ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। अब जो पोल से लेके फोकस को जोड़ती है, पोल से लेके फोकस को जोड़ती है, उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फोकल लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम यूज भी करेंगे आगे क्वेश्चंस में। फोकल लेंथ, ओके। तो पीएफ क्या है? फोकल लेंथ। पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस है फोकल लेंथ। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। प्रिंसिपल एक्सिस जो इन तीनों पॉइंट से लाइन जाए, फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस और फोकस क्या है हमारा? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट, यानी पीसी का मिड पॉइंट, ओके। अब ये मैंने आपको बताया कि जो पीएफ है और पीसी है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है, ये इसका मिड पॉइंट है। फोकस क्या है? मिड पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो पीएफ जरूर इसका आधा होगा। तो ये रिलेशन अगर कोई हमसे पूछे कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हमारा वो 2f के बराबर होता है, या ऐसा कह लो कि जो फोकल लेंथ है हमारी वो r/2 है। ये r/2 जो r है इसकी आधी तो है हमारी फोकल लेंथ, क्योंकि f क्या है? मिड पॉइंट है, बिल्कुल। सो अब बात कर लेते हैं इन सब को कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। अभी हमने एक बेसिक देखा कि एक बेसिक स्फीयर में किसको हम क्या कहते हैं और कैसे लेते हैं। आपका रिवीजन भी हो जाएगा अगर हम दोबारा एक बार कॉनकेव और कॉन्वेक्स में देख लेंगे। ये मैंने बनाया कॉनकेव मिरर और ये बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर और ये कॉनकेव मिरर। अब आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स कि बेसिकली जो ये कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, हम इसको ऐसे नहीं बनाते क्योंकि ये फिर लिटिल बिट सेम लगता है तो कंफ्यूजन होता है। तो हम इसे कैसे बनाते हैं? हम इसे ऐसे बनाते हैं और अंदर की तरफ से ऐसे 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 करते हैं, ओके। तो हम देखते हैं जब जनरली बुक्स में तो ऐसे बना होता है मिरर, और कनकेव मिरर ऐसे बना होता है। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ओके स्टूडेंट्स। अब मिरर का फ्रंट पार्ट कौन सा है? मिरर का फ्रंट पार्ट कौन सा है? तो हम मिरर के आगे खड़े हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसा हम कब कहते हैं? जब हम मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड के आगे खड़े हो तब हम कहते हैं हम मिरर के आगे खड़े हैं। जब हम रिफ्लेक्टिंग साइड के आगे नहीं बल्कि पीछे खड़े होते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम मिरर के पीछे खड़े हैं। तो ये रिफ्लेक्टिंग साइड है इसकी, तो इसके आगे जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो कहलाएंगे कि वो मिरर के फ्रंट में खड़े हैं। और इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड क्या है? क्या ये वाली है? नहीं, इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है ये वाली, बल्ज आउट वाली। तो इसके यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट खड़े होंगे वो क्या कहेंगे? कि हम मिरर के फ्रंट में खड़े हैं, ओके स्टूडेंट्स। अब बात कर लेते हैं जो हमने टर्म्स दी थी। यहाँ पे जिस स्फीयर का ये पार्ट है, जिस स्फीयर का ये सर्कल पार्ट है, उसका सेंटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बीच में इसका मिड पॉइंट होता है फोकस, जिसको एफ से डिनोट करते हैं, इसको सी से करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को। और जो मिरर का
मिड पॉइंट होता है वो होता है पोल, मिरर का सेंटर होता है वो होता है पोल, डिनोट करते हैं पी से, बीच में फोकस, और ये जिसका पार्ट है स्फीयर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से डिनोट। ये पीसी जो है ये क्या है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो पीएफ है हमारी वो क्या है फोकल लेंथ, और इधर जो पीएफ है हमारी वो क्या है फोकल लेंथ, बिल्कुल सेम। और जो पीसी है हमारी वो भी क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। पर ये किसकी है, ये कन्वेक्स मिरर की है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे हम क्या नोटिस करेंगे कि जो कॉनकेव मिरर है हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखेंगे बिल्कुल, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी है, ये वाली रिफ्लेक्टिंग साइड है, तो हम इसके आगे ही तो रखेंगे, पीछे तो रखेंगे नहीं, पीछे कुछ दिखेगा नहीं, हम रिफ्लेक्टिंग साइड के आगे ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो हमने क्या देखा कि जहां पर हम खड़े हैं ना उसी तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आ रहा है, उसी तरह फोकस भी आ रहा है। ओके स्टूडेंट, उसी तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आ रहा है, उसी तरह फोकस भी आ रहा है। पर यहाँ पर हम कहाँ खड़े होंगे, जैसा कि इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड बाहर वाली है तो हमें बाहर ही खड़ा होना पड़ेगा, अंदर खड़े होंगे तो एक तरह से हम मिरर के पीछे खड़े हैं तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। तो हम मिरर के फ्रंट में खड़े हो गए, मिरर के फ्रंट में खड़े हुए तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जो फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है इनमें से कोई भी बाहर नहीं है, वो मिरर के पीछे कहीं है, मिरर के पीछे कहीं है। तो ऐसा ही होता है, जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस राइट हैंड साइड पे होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करने का एक तरीका और है, आइए उसे देख लेते हैं। हमने क्या लिया, हमने एक कॉनकेव मिरर लिया जिसका केव वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, केव वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है। अब हमने क्या किया, हम दो रेज लेकर आए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के हम पैरेलल लेकर आए दो रेज, ये एरो लगाना बहुत जरूरी है, एक रे ऊपर से लेके आए, एक रे नीचे से लेके आए, पैरेलल, दो रेज पैरेलल लेके आए। मैंने आपको बताया था ना इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेज मस्ट होनी चाहिए, दो रेज तो होनी चाहिए। ओके, क्योंकि दो रेज के कटने से ही इमेज बनती है। अब जब हम इनको पैरेलल लेकर आए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आए तो क्या हुआ, ये रेज मिरर से टकराने के बाद, मिरर से लड़ने के बाद बाउंस बैक करेगी, रिफ्लेक्ट होगी। और ये कैसे रिफ्लेक्ट होती है, ये रिफ्लेक्ट होती है एक कॉमन पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज कॉल्ड फोकस। सो इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे ऑफ लाइट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में कुछ और होगा। ओके, तो ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में जब हम पैरेलल रेज लेकर आए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ कि दोनों रेज पास करी एक कॉमन पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस पे एक कॉमन पॉइंट से पास करी, और उसको कहते हैं फोकस, फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस। ओके, और भी अगर हम तीन चार रेज पैरेलल ले आए यहां से, तो वो भी कहां से पास करेगी, सारी की सारी फोकस से पास करेगी, जितने भी ले आओ, इनफाइनाइट रेज ले आओ, वो सारी की सारी एक कॉमन पॉइंट फोकस से पास करेगी। सो आइए स्टूडेंट्स, अब समझ लेते हैं कुछ बेसिक रूल्स फॉर मेकिंग इमेज फॉर्मेशन ऑन कॉनकेव मिरर। ओके, सो कुछ बेसिक रूल्स आइए देख लेते हैं। हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, बाहर से पॉलिश्ड है, पेंटेड है, अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसे मिरर का मिड पॉइंट होता है, बीच में कहीं फोकस और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों का मिड पॉइंट फोकस, और इसकी नई डेफिनेशन भी हमने आपको अभी बता दी। ओके, तो क्या रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, पहले मैं मिरर बना लेता हूँ। ये हमने एक और कॉनकेव मिरर बना लिया यहाँ पे। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि जब हम कोई रे पैरेलल लेकर आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, पी से डिनोट करा है मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस की कोई भी रे अगर हम पैरेलल लेकर आते हैं, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर आते हैं, चाहे वो ऊपर से लेकर आए या नीचे से लेकर आए। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, वो रे टकराने के बाद हम देख चुके हैं कहां से पास करती है, फोकस से, एक कॉमन पॉइंट फोकस से। ओके, ये पहला रूल है हमारा, इसको याद रखना है हमेशा। हमें क्वेश्चंस में क्या करना होगा, एक ऑब्जेक्ट दिया होगा, रे डायग्राम जब हम बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट दिया होगा, हमें उससे दो रेज एटलीस्ट निकालनी होगी इमेज फॉर्मेशन कराने के लिए। जहां पर दो रेज रिफ्लेक्ट होकर कटेगी वहां पर इमेज बनेगी। तो उसके लिए हमें रूल सीखने पड़ेंगे पहले, तो हम वही सीख रहे हैं। तो पहला क्या है, जो रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो पास करेगी फोकस से, और इसी का इनवर्स, अगर कोई रे फोकस से पास करती हुई
मिरर के पास जा रही होगी, अगर कोई रे फोकस से पास करते हुए मिरर से टकरा रही होगी तो टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद जो वो रे होगी वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। आपने एक चीज नोटिस करी कि जो रे पैरेलल आई थी वो फोकस से पास कर गई और जो फोकस से पास हो रही थी वो पैरेलल हो गई। तो ये दोनों तो एक दूसरे का रिवर्स है ना। हमने क्या करा, हमने लाइट का पाथ रिवर्स कर दिया। यहां से लाइट आ रही थी, फोकस से पास होकर नीचे जा रही थी, हमने नीचे से ही लाइट भेज दी और वो अपना सेम पाथ फॉलो कर गई। इसको कहते हैं स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम लाइट का पाथ रिवर्स कर देते हैं, जहां से वो आई है वहां से रिवर्स कर देते हैं, तो वो जहां जहां से आई है वो अपना पाथ वहां से ट्रेस कर लेती है, वो द लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ। ओके, तो ये तो था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ओके, एक थर्ड केस क्या होता है, अब यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है, हमें इसका भी कुछ यूज करना चाहिए। कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई टकरा रही है मिरर से, ओके, कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए मिरर से टकरा रही है, तो वो क्या होगा, वो कहाँ डेविएट करेगी, वो एज इट इज पीछे लौट जाएगी। अब इसका रीजन भी मैं आपको दे सकता हूँ, पहले मैं आपको और समझा देता हूँ थोड़ा, कि अगर कोई रे ऊपर से भी ऐसे नीचे की तरफ जा रही होगी तो वो भी अनडेविएटेड चली जाएगी, वो इससे टकराएगी और वापस इसी पाथ से लौट जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब ऐसा होता क्यों है स्टूडेंट्स, हमने देखा था स्टूडेंट्स के एक प्लेन मिरर में हम नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल बेस। ओके, हम क्या करते हैं, जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के बराबर होता है, ये होता है हमारा एंगल आई और ये होता है हमारा एंगल आर। एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। ओके, तो अब जो स्फेरिकल मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर है। ओके, तो इसमें हम नॉर्मल कैसे बना सकते हैं, नॉर्मल हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनाते हैं, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम नॉर्मल कैसे बनाएंगे, जैसे मानो ये है ना पॉइंट, ये पॉइंट है, यहाँ पर लाइट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमें क्या बनाना है, नॉर्मल बनाना है, यानी 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाना है, जो क्या होगा, नॉर्मल होगा। नॉर्मल होता है ना, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो यहां से अगर मेरे को नॉर्मल बनाना है तो हम अभी क्लास 10th में ही मैथ्स में सर्कल चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि सर्कल्स में जब हम एक टेंजेंट बनाते हैं, टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो एक यूनिक पॉइंट से पास करती है सर्कल पे। ओके, तो जब हम इधर टेंजेंट बनाएंगे ऐसे जो एक यूनिक पॉइंट से पास करेगी, तो क्या होगा, जो सेंटर से लाइन आ रही होगी ना, सेंटर से जब हम इसको जोड़ेंगे तो आप एक थ्योरम भी पढ़ेंगे इसकी क्लास 10 मैथ्स में कि रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट। रेडियस, ये रेडियस है ना, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब जहां पर मिली है टेंजेंट के, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये हमारी एक थ्योरम है और प्रिंसिपल है कह लो क्लास 10th मैथ्स में। ओके, सो रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर। सो यहाँ पर भी रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये रेडियस ही तो है, ये सी से पी की तरफ, और ये डिस्टेंस सारे बराबर है क्योंकि स्फीयर से निकला हुआ है, तो ये भी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ही है। तो रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर है तो ये क्या है, ये है नॉर्मल। और नॉर्मल में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये नॉर्मल है। अगर हमने इसी पे इंसिडेंट लाइट रे इंसिडेंट कर दी, इसी पे इंसिडेंट लाइट रे इंसिडेंट कर दी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो इंसिडेंट रे भी यही है, नॉर्मल भी यही है, आई भी ये है, नॉर्मल भी यही है, तो इसमें एंगल कितना बना है, एंगल बना है 0 डिग्री स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है 0 डिग्री। और 0 डिग्री बना है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई एंगल आर के बराबर होना पड़ेगा, एंगल आई को एंगल आर के बराबर होना पड़ेगा। ओके, तो एंगल आई अगर 0 है तो एंगल आर भी तो 0 होगा, तो वो भी यहीं पर रह जाएगा, और इंसिडेंट भी यही होगी, नॉर्मल भी यही होगी और रिफ्लेक्टेड रे भी यही होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो इस केस में वही होता है, इंसिडेंट भी यही है, रिफ्लेक्टेड भी यही है और नॉर्मल भी यही है, इसलिए जो लाइट रे होती है हमारी वो अनडेविएटेड पास करती है, जैसी जाती है वैसी लौट कर वापस आ जाती है। मैंने आपको समझाया कि जो लाइट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से पास करेगी, जो फोकस से पास करेगी वो पैरेलल हो जाएगी। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, कि हमने लाइट के पाथ को रिवर्स करा तो उसने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया। ओके,
और तीसरा रूल क्या था हमारा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए कोई लाइट टकरा रही है मिरर से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ पे रिवर्स बैक हो जाएगी, उसी पाथ पे रिवर्स बैक हो जाएगी, वो कहीं डिविएट नहीं होगी, वो लाइट रे अनडिविएटेड रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब, इसका मैंने प्रूफ भी बता दिया आपको कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि ये जो मैथ्स में हम टेंजेंट बनाते हैं सर्कल के ऊपर, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, और ये जो सर्कल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है पी से, और ये स्फेरिकल मिरर है, तो सारे डिस्टेंस बराबर होंगे, तो ये भी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है, ये भी एक तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये भी रेडियस था, ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, तो ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री कब बनता है, जब नॉर्मल होता है, नॉर्मल हो गया। ओके, उसमें क्या हुआ, इंसिडेंट रे भी यही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, 0 होगा तो ये इधर ही रह जाएगा। तो इंसिडेंट रे भी यही है, नॉर्मल भी यही है, रिफ्लेक्टेड भी यही है। इसी केस में क्या होता है, इंसिडेंट भी यही होती है, नॉर्मल भी यही होती है और रिफ्लेक्टेड भी यही होती है। सो इसीलिए ये लाइट रे अनडिविएटेड रहती है। अब इन तीनों रूल्स को इस्तेमाल कर अगले लेक्चर में हम बनाएंगे रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर और फिर बाद में कॉन्वेक्स मिरर। So that's all for today's guys. Until the next video, keep practicing, keep learning. I am Mohit and I thank you so much for watching.